गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फेनोमेना से रिलेटेड सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है फॉसिल फ्यूल। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था फॉरेस्ट। ये दो टॉपिक्स थे, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वीडियो में फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करेंगे। नाउ फॉसिल फ्यूल जो है ये आप लोगों को पता है कैसे बनता है। ये फॉर्म्ड होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन रह जाते हैं और उनको जो जलाया जाता है उनसे जो चीज़ फॉर्म्ड होती है, लेकिन वो कम से कम मिलियंस ईयर लेता है फॉसिल फ्यूल जनरेट बनने में, फॉर्म्ड होने में। फिर जो बनता है उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल के। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं होते, मतलब दैट इज़ दे आर present in a limited quantity and cannot renew or replenish themselves over a short period of time। मैंने आपको बताया ये जो फॉसिल फ्यूल है कम से कम मिलियंस ईयर लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है जनरेट होने में, फॉर्म्ड होने में। अगर ये हम इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इट मीन्स ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ये रीजनरेट नहीं हो सकता। कम से कम ये काफ़ी टाइम लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ह्यूमन के पूरी लाइफ तक वह जनरेट नहीं हो सकता। एंड ओवर एक्सक्रेशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। अब हम ओवर एक्सक्रेशन के बारे में बात करेंगे फॉसिल फ्यूल के। फॉसिल फ्यूल प्ले अ मेजर रोल जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वर्ल्ड टुडे। हमारे लिए आज के टाइम में फॉसिल जो फ्यूल है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू आज पूरे वर्ल्ड में एनर्जी जनरेट होती है। दे वेरिड यूजेस have led to over excretion. The major consequences over excretion of fossil fuel are given below. इसके कारण काफ़ी ओवर एक्सक्रेशन हुए हैं, और जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर एक्सक्रेशन है फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो हुए हैं वो एग्जांपल्स हैं। एग्जॉशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स। इसका मतलब ओवर एक्सक्रेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज स्लोली डिप्लेटिंग द अर्थ ऑफ दीज रिसोर्स। ज़्यादा ओवर एक्सक्रेशन होने के कारण जो धीरे धीरे अर्थ की जितने भी रिसोर्स हैं वो डिप्लेटिंग होते जा रहे हैं। एंड एनर्जी क्रिसिस द immediate future in the distinct possibility if the present rate of consumption of the fossil fuel is not brought under the control। अगर जो कंजप्शन प्रेजेंट रेट है, जो कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल की, अगर वो कंट्रोल में नहीं आई तो जो एनर्जी क्राइसिस है इमीडिएट फ्यूचर की, वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी रह जाएगी। नाउ अब हम आते हैं एयर पॉल्यूशन पे। फर्स्ट तो हमारा था ओवर एग्जॉशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर बर्न्ड, दीज फ्यूल्स दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ग्रीन हाउस गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन के कारण ये बहुत ही मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है और ग्रीन हाउस गैस भी रिलीज़ करती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पूरे अर्थ मतलब पॉल्यूशन। दे ऑल्सो गिव अ पॉल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, particulate matters such as minerals, ash, fly ash and unburnt hydrocarbons and pollute the air. Some of these gases combine the water vapor in the air droplet and fall on the earth, weak form sulfuric and nitric acids called the acid rain। इसका मतलब ये है कि जो कोल और पेट्रोलियम है, ये ऐसे प्रोडक्ट को बर्न किया जाता है फ्यूल की तरह,
और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस जैसी गैस को रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। दे ऑल्सो गिव अ पॉल्यूटेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट भी कर सकता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के, जैसे कि मिनरल्स ऐश, फ्लाई ऐश एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दैट पॉल्यूट द एयर। इनके कारण एयर में पॉल्यूशन बढ़ सकता है। सम ऑफ दीज गैसेज कंबाइंड विद वाटर वेपर इन द एयर एंड from droplets that falls on the earth as weak swarm of the sulfuric and nitric acid is called acid rain। अब acid rain क्या है? कुछ ये जितने भी कुछ गैसेस हैं, जैसे कि सम ऑफ दीज गैसेस, इनमें से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कंबाइन होके वाटर वेपर के थ्रू एयर में ड्रॉपलेट बनकर फॉल करते हैं अर्थ पर, जो मतलब वीक फॉर्म की तरह, मतलब जिनमें मिक्सचर होता है फॉर्म्स ऑफ सल्फरिक और नाइट्रिक एसिड का, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। नाउ थ्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोल कंटेन पॉइजनस मेटल्स सच एज एसिडिक एंड मरकरी विद डेंजरस इज इफ रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे कि जो कोल है वो बहुत ही पॉइजनस मेटल कंसिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं आर्सेनिक एंड मरकरी, जो बहुत ही डेंजरस होता है अगर एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। मरकरी दैट इज रिलीज इनटू द एयर सेटल्स इन द वाटर ओवर टाइम। It then enters the body of the fish and shellfish and become the harmful to animals and people who eat them। फिर वो पानी में चला जाता है। मरकरी जो एयर में रिलीज़ हो जाती है, फिर वो पानी में जाके समय तक बैठ जाता है। फिर वही पानी फिश, शेलफिश के अंदर पहुंच जाता है, जो बहुत ही हार्मफुल करता है इन लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और उन पीपल के लिए भी जो इन फिशेस मतलब ऐसे एनिमल्स को खाते हैं। नाउ कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल। अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को। नाउ वी कैन नॉट कम्प्लीटली स्टॉप टू यूज़ फॉसिल फ्यूल बट वी कैन कट डाउन डिपेंडेंस ऑन दैम। हम इसको कम्प्लीटली रोक नहीं लगा सकते, हम इन पर बंद नहीं कर सकते फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना, बट हम ऐसा तो कर सकते हैं कि वी कैन कट डाउन आवर डिपेंडेंस ऑन दैम। In order to conserve fossil fuel, we can instead use renewable resource। इस कंजर्व करने के लिए फॉसिल फ्यूल को हम लोग इसके बदले एक रिन्यूएबल रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर एनर्जी रिसोर्स दैट प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वालिटीज़ एंड कैन बी रिन्यू और रिप्लेनिश देमसेल्फ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसे टाइप के रिसोर्स होते हैं जो बहुत ही कम समय में रिप्लेनिश भी हो सकते हैं, मतलब दोबारा से रीजनरेट भी हो सकते हैं। नाउ these energy resources such as solar energy, wind energy, nuclear energy, biomass energy will not help to conserve fossil fuel but also help prevent pollution and third safeguard the environment। कुछ गैसेस हैं, एनर्जी गैसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये हेल्प नहीं करती, विल नॉट ओनली हेल्प कंजर्व फॉसिल फ्यूल बट विल ऑल्सो प्रिवेंट द पॉल्यूशन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल को मतलब कंजर्व करें, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रिवेंट भी करती हैं एंड थर्ड सेफ गार्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ गार्ड है। कुछ एनर्जी रिसोर्स हैं जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमें ये विंड एनर्जी इसको तो हमने देखा ही है। विंड एनर्जी ऑफ द विंड हैज़ been used since ancient time to move ships, pump water, grid corn। These days, huge wind turbines are used to move turbines which drive generation and produce electricity। अभी जो विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी जो है ये हम लोग काफ़ी एंशियंट टाइम से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं।
जैसे कि हमने इनको काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया, जैसे कि शिप्स आती थी, शिप्स के लिए, पम्प वाटर के लिए, ग्रेन कॉर्न के लिए। आज के ज़माने में ह्यूज ब्रेन टर्बाइन्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनके थ्रू हम लोग विंड टर्बाइन्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, विच ड्राइव जनरेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, energy derived from flowing water in water bodies such as river, used by dams to derive generation to produce electricity. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? जब हम लोग डैम्स को बिल्ड करेंगे रिवर्स के साइड्स पर, उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Energy derived from flowing water in water bodies such as rivers are used by dams generations to produce electricity. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी जो ड्राइव्ड होती है, वाटर जब फ्लो होता है, वाटर बॉडीज़ में जो वाटर फ्लो होता है, उससे जो एनर्जी डिराइव्ड होती है, जैसे कि रिवर्स में अगर हम डैम बिल्ड करें, उसके थ्रू जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब हम आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये रिलीज होती है बाय स्प्लिटिंग मर्जिंग टुगेदर न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। In nuclear power plants, this energy is utilized to produce heat energy, which is used to make steam for driving generation. Nuclear energy जो है ये एक ऐसी एनर्जी होती है, this is released by splitting and merging together. ये ऐसी एनर्जी है जो splitting और merging के कारण रिलीज होती है। In nuclear power plants, this energy is utilized to produce heat energy. न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करें तो ये जो है ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में काम करती है, विच इज़ यूज टू मेक स्ट्रीम फॉर ड्राइविंग जनरेशन, जिसके कारण स्ट्रीम बनती है ड्राइविंग जनरेशन के लिए। नाउ अब हम आते हैं सोलर एनर्जी पर। सोलर एनर्जी जो है ये दिस इज़ यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ अ सोलर पैनल एंड द सोलर सेल्स। सोलर पैनल कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी हीट इनटू द लाइट एनर्जी। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है ये सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स के थ्रू यूटिलाइज करी जाती है। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। सोलर जो पैनल होते हैं वो सोलर एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वाइल अदर सेल्स कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्कि दूसरे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नाउ बायोमास एनर्जी। बायोमास रेफर्स टू देन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि खाद वगैरह, अगर हम हिंदी में कहें तो गोबर वगैरह। बायोमास रेफर्स टू द ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलता है। ड्यूरिंग cakes are formed of biomass is used the source of energy in the rural parts of India. जो रूरल पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर जैसे केक बनाते समय वहाँ पर बायोमास की ज़रूरत होती है। बायोमास is also referred to as produce energy. वो प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस। बायोमास जो है हम उस ऑल्सो यूज़ वो इसलिए एक और चीज़ में यूज़ होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में बायोगैस के फॉर्म में, विच इज़ दैन सप्लाइड विया पाइपलाइंस ऑफ हाउसेज फॉर कुकिंग फ्यूल। जो हेल्प करता है सप्लाई करने में पाइपलाइंस हाउसेज और फूड को कुक करने में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में अपनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।